आइएगा, आइएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, लीज अकाउंटिंग। ठीक है। एज पर योर स्टडी मटेरियल, ये आपके स्टडी नोट 5 का चैप्टर 1 है, लीज अकाउंटिंग। देखिएगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखें। लीज अकाउंटिंग इज कवर्ड। लीज अकाउंटिंग इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 A19। ठीक है। लीज की जो अकाउंटिंग बताई गई है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के द्वारा क्या की गई है, कवर की गई है। लिखें पॉइंट नंबर 2। लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज in which one party called lessor provide its asset for use to another party for use to another party called lessee। for a specified period of time called lease term।
कॉल्ड लीज टर्म, अगेंस्ट सम पीरियोडिक पेमेंट्स कॉल्ड लीज रेंट। देखिएगा, एक बेसिक डेफिनेशन है लीज की। क्या लिखा मैंने? लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में किया जाएगा। आइएगा थोड़ा सा इसको समझते हैं विथ अ डायग्राम। ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है। ठीक है, इस पार्टी का तो नाम है लेसर। लेसर, जिसको मैं बोल सकता हूं ओनर ऑफ असेट। ठीक है, और ये दूसरी पार्टी है लेसी, जिसको मैं बोल सकता हूं यूजर ऑफ असेट। ठीक है, अब एक एग्रीमेंट होगा इन दोनों लोगों के बीच में। ये लेसर अपनी असेट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड एन असेट। ठीक है, प्रोवाइड एन असेट। ठीक है, इसको, इस दूसरे पर्सन को, जिसे हम लेसी बोल रहे हैं, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 4-5 years, फॉर 5 years। ठीक है, अब आपने अपनी एक असेट 5 सालों के लिए इस पर्सन को यूज करने के लिए दी है, तो बदले में आप इससे पीरियोडिक अमाउंट रिसीव करोगे। असेट यहां जाएगी, पीरियोडिक अमाउंट मिलेगा, जिसको हम बोल रहे हैं लीज रेंट। बोलो, बात समझ में आ गई? एक एग्रीमेंट जो इन दोनों लोगों के बीच में किया जाएगा, जिसमें ये जो पर्सन है, जिसको हम ओनर ऑफ असेट या लेसर बोल रहे हैं, ये अपनी असेट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इस दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देगा, और उससे बदले में उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कुछ रेंट रिकवर करेगा या पीरियडिक अमाउंट रिकवर करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? लीज रेंट बोल। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए वो क्या हो गए हमारे पास इस लीज एग्रीमेंट को लेकर? हाईलाइट करेंगे उन पॉइंट्स को। लेसर, लेसी, लीज टर्म और लीज रेंट। क्लियर है बिल्कुल? आओ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, पार्टीज ऑफ लीज एग्रीमेंट
अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि लीज एग्रीमेंट की पार्टीज क्या होंगी। ए लेसर और बी लेसी। लेसर कौन है? असेट, पर्सन हु प्रोवाइड असेट फॉर यूज। द पर्सन टू whom asset will be provided। लीजिए, ये हमारे पास लीज एग्रीमेंट की दो पार्टीज हो गई। एक लेसर है जो असेट को प्रोवाइड करेगा, और एक लेसी है जिसे असेट प्रोवाइड कराई जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ यूज। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? तो पहली पार्टी तो हो गई लेसर और दूसरी पार्टी हो गई लेसी। बताइए, क्लियर बिल्कुल यहां तक की डेफिनेशन? लिखे आगे। टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। जो लीज एग्रीमेंट है वो दो तरह के होंगे। फाइनेंस लीज एग्रीमेंट और ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। ठीक है। एस 19 बताता है कि लेसर और लेसी के बीच में लीज के जो एग्रीमेंट होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो इन द नेचर ऑफ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर वो इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट हो सकता है। लीज एग्रीमेंट वेयर
risk and reward are also transferred to lessee along with leased asset, comma, known as finance lease agreement. बहुत सिंपल सी परिभाषा दी गई एस 19 में। एक ऐसा लीज एग्रीमेंट जिसमें उस असेट को तो ट्रांसफर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ उस असेट से जुड़ी हुई जो भी रिस्क और रिवार्ड है वो सभी असेट के साथ साथ लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब क्या है वो समझना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक असेट खरीदी और उस असेट पर एक लक्की कूपन था कि अगर इसका नंबर आया तो इस पर मुझे क्या किया जाएगा, मुझे इंग्लैंड घूमने के लिए भेजा जाएगा। रिवार्ड जुड़ा हुआ है। तो जब मुझे वो असेट ट्रांसफर होगी और कल को उस असेट पर वो रिवार्ड आ गया तो वो रिवार्ड मेरा है। लेसर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो असेट यूज करने के लिए दी थी, उससे जुड़े हुए रिवार्ड नहीं दिए थे। जब भी फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट बनेगा तो असेट के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी रिस्क हैं और जितने भी रिवार्ड हैं, कल को उस असेट में कोई डैमेज हो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूं, लेसी उसके लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हैं बात को? तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें असेट की ओनरशिप ट्रांसफर करने के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो रिस्क एंड रिवार्ड हैं वो भी क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। बताइए, क्लियर बिल्कुल? बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ऐसा लीज एग्रीमेंट जिसमें असेट के साथ साथ उससे जुड़े हुए सभी रिस्क एंड रिवार्ड भी क्या कर दिए जाएं, लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाएं, तो उस लीज एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। A lease agreement which is not a finance lease agreement is known as operating lease agreement.
these agreements are in nature of rent agreement. यानी मेरी बात को समझना, जो लीज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज की कैटेगरी में नहीं आया वो ऑटोमेटिकली किस में चला गया, ऑपरेटिंग लीज रेंट पे चला गया। यानी दूसरे टर्म्स में मैं कह सकता हूं कि जिसमें रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, ये केवल और केवल प्योरली रेंट एग्रीमेंट होते हैं। आपने एक असेट यूज करने के लिए दी, जब तक सामने वाला उस असेट को यूज करेगा, उसे यूज करने के बदले वो आपको एक पीरियोडिक अमाउंट एज अ रेंट चार्जेस क्या करता रहेगा, पे करता रहेगा। इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। बताइए, आ गई बात समझ में यहां तक? आइए, लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। टू आइडेंटिफाई वेदर लीज एग्रीमेंट इज ऑफ फाइनेंस लीज और नॉट। अंडरलाइन कर लें। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर लीज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज का है या नहीं है? द रीजन बीइंग, अगर वो फाइनेंस लीज का है तो उसकी अकाउंटिंग फाइनेंस लीज की तरह से होगी, और अगर वो ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड एग्रीमेंट है तो उसकी अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड होगी। एस 90 स्पेसिफाई फॉलोइंग 5 कंडीशंस। एंड इफ एनी ऑफ द 5 कंडीशन इज satisfied, such agreement is known as फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, एस 19 ने 5 कंडीशंस को डिफाइन किया है। अगर पांचों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो उस एग्रीमेंट को मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंस लीज एग्रीमेंट बोलूंगा। और अगर पांचों की पांचों ही कंडीशन पूरी होने से रह गई, यानी 5 में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट कहलाएगा। क्लियर? 5 कंडीशन को डिफाइन किया गया है। कंडीशन नंबर 1,
the ownership of asset automatically transferred to lessee at the end of lease term. असेट की ओनरशिप लीज टर्म पर ऑटोमेटिकली लेसी के पास चली जाती है, यानी एक एग्रीमेंट ही ऐसा बनता है जिसमें जैसे ही लास्ट अमाउंट पे होगा, इमीडिएटली ओनरशिप किसको चली जाएगी? लेसी को चली जाएगी। यह बिगनिंग ऑफ लीज। और यहां पर है एंड ऑफ लीज। एंड ऑफ लीज, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है? जब लीज टर्म एंड होगी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर, समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली ओनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ऑफ ओनरशिप। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? यानी जैसे ही लीज टर्म का एंड ईयर आएगा, असेट की ओनरशिप लेसी को मिल जाएगी। कोई बेस्ट एग्जांपल? आप बिल्कुल कर चुके हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हायर परचेज असेट। हायर परचेज असेट यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हायर परचेज के होते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं हमारे? वो एग्रीमेंट फाइनेंस लीज के ही एग्रीमेंट होते हैं। क्योंकि हायर परचेज की एक कंडीशन होती है कि जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, असेट की ओनरशिप ऑटोमेटिकली परचेजर को मिल जाती है। तो दैट इज योर कंडीशन नंबर वन, कि असेट की ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म ऑटोमेटिकली किसको मिल जानी चाहिए? लेसी को मिल जानी चाहिए। इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। बताओ, क्लियर है कंडीशन नंबर वन? द ओनरशिप ऑफ द असेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर टू।
लेसी हैज परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेसी हैज परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ प्राइस एट अ प्राइस which is which is substantially substantially low than market price. Market price. And lazy is certain to opt। आइएगा, कंडीशन नंबर 2 में तीन बातों को डिफाइन किया गया है। क्या क्या तीन पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं आपको। कंडीशन नंबर 2 में लेसी को परचेज ऑप्शन दिया जाएगा, यानी असेट की ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होगी। एट द एंड ऑफ लीज टर्म आप लेसी को ऑप्शन दोगे कि भैया तू चाहे तो इसे क्या कर लेना, परचेज कर लेना। लेकिन जिस प्राइस पर वो परचेज करेगा वो सब्सटेंशियली लो होनी चाहिए देन द फेयर वैल्यू। और तीसरा, सर्टेनिटी टू ऑप्ट। लेसी ने सर्टेनिटी दे दी हो कि हाँ मैं इसे क्या कर लूंगा, ऑप्ट कर लूंगा, तो इसको कंडीशन को पूरा माना जाएगा। यानी एज पर द सेकेंड कंडीशन एंड ऑफ लीज, ये कौन है, लेसी। ठीक है। इस कंडीशन के तहत क्या होगा, इसे दोगे परचेज ऑप्शन। ऑटोमेटिक ओनरशिप न देकर हम इसे क्या देंगे, परचेज ऑप्शन देंगे। सब्सटेंशियली लो प्राइस एंड सर्टेनिटी टू ऑप्ट। बताइए क्या ये बात क्लियर है बिल्कुल। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1, असेट की ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी। बट एज पर कंडीशन 2 ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। लेसी को एक परचेज ऑप्शन मिलेगा जो कि एक सब्सटेंशियली लो वैल्यू पर होगा, और लेसी ने सर्टेनिटी दे दी हो कि हाँ मैं क्या कर लूंगा, इसे ऑप्ट कर लूंगा। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 है।
आइएगा कंडीशन नंबर 3। वेयर लीज टर्म इज इक्वल टू और सब्सटेंशियली इक्वल टू। हाँ जी, सब्सटेंशियली इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट। ये क्या बोल रहा है कि लीज टर्म जो होनी चाहिए ना, वो उस असेट की इकोनॉमिक लाइफ के बराबर या सब्सटेंशियली इक्वल होनी चाहिए। देखिएगा, ये मान लीजिए आपकी लीज टर्म है। 4 years, ठीक है। और इकोनॉमिक लाइफ ये लीजिए कंडीशन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल सिंपल कंडीशन है। यानी जो लीज एग्रीमेंट होगा उसका पीरियड और असेट की जो इकोनॉमिक लाइफ का पीरियड है वो इक्वल होना चाहिए या सब्सटेंशियली इक्वल। अभी हम एक टर्म यूज कर रहे हैं सब्सटेंशियली इक्वल, इस पर भी हम बात करेंगे। कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4, वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, where the present value of lease rent is equal to or substantially equal to। fair value of asset। क्लियर है कंडीशन नंबर 4। देखिएगा, ये मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ असेट है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं पी से, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू
इट मस्ट बी इक्वल टू एक लीज रेंट, दो लीज रेंट, तीन लीज रेंट, चार लीज रेंट और पांच लीज रेंट। ठीक है, अब इन सब की क्या निकालूंगा? पीवी निकालूंगा। इन सब की क्या निकाली जाएगी? पीवी। और ये बात समझ में, जो भी लीज रेंट फ्यूचर में पे किए जाएंगे, इन सब की हम क्या निकालेंगे? पीवी। और उस पीवी का टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये है कंडीशन नंबर 4। इसको मैं डिनोट कर देता हूं क्यू से, यानी पी मस्ट बी इक्वल टू क्यू। अगर जितने भी लीज पेमेंट हो रहे हैं, उन सभी लीज पेमेंट की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, उस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल किसके बराबर आना चाहिए? फेयर वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि हमारी कंडीशन नंबर 4 जो है वो क्या है? सेटिस्फाइड है। एंड द लास्ट कंडीशन नंबर 5, वे where a set is of specialized nature of specialized nature and cannot be used by any person other than lessee without making major modifications। आइएगा, देखिए कंडीशन नंबर 5 क्या बोल रही है कि जो असेट है ना, वो स्पेशलाइज्ड नेचर की होनी चाहिए। स्पेशलाइज्ड नेचर का मतलब क्या है? स्पेशली डिजाइंड फॉर द लेसी, यानी उस असेट को डिजाइन ही किसके लिए किया गया है? लेसी के लिए किया गया है। और लेसी के अलावा अगर कोई भी पर्सन उस असेट को यूज करना चाहता है, तो मेजर मॉडिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, तभी यूज हो सकती है। अदरवाइज उस असेट की उस दूसरे पर्सन के लिए कोई वैल्यू नहीं है। यानी असेट इतनी स्पेशल नेचर की है कि किसी भी पर्सन के द्वारा उसे यूज ही नहीं किया जा सकता अदर देन लेसी, जब तक कि वो व्यक्ति उसे यूज करने से पहले क्या ना करवा ले? मेजर मॉडिफिकेशन ना करवा ले। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच कंडीशन इज एम्बुलेंस।
देखिए, एम्बुलेंस जो है वो स्पेशली डिजाइंड फॉर द हॉस्पिटल्स होती हैं। उसमें हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, वहां की सीट्स हटाई जाएंगी, इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। अब आप सोचिए कि वो जो स्पेशली एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल के लिए डिजाइन की गई है, क्या आप और मैं पिकनिक पर अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं उस एम्बुलेंस को लेकर? नहीं। हम जब तक अगर उस एम्बुलेंस को अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। द रीजन बीइंग कि एम्बुलेंसेज एक स्पेशल टाइप ऑफ असेट होती है जो कि स्पेशली लेसी के लिए डिजाइन की जाती है। जितनी भी एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल्स के पास होती हैं उनको डिजाइन करवाया जाता है, उनको कन्वर्ट करवाया जाता है एम्बुलेंस में, और वो स्पेशली उनके लिए ही डिजाइंड है। और कोई भी दूसरा पर्सन उन एम्बुलेंस को यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो वापस उसमें क्या ना करवा ले, मेजर मॉडिफिकेशन ना करवा ले। बताइए, क्या मेरी बात क्लियर? बिल्कुल। तो 5 कंडीशन हो गई, एक बार फटाफट से हम पांचों कंडीशन को रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, असेट की ओनरशिप ऑटोमेटिकली लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। कंडीशन नंबर 2, लेसी को एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एक परचेज ऑप्शन दिया जाएगा जो सब्सटेंशियली लो प्राइस पर होगा और लेसी ने सर्टेनिटी टू ऑप्ट बता दिया हो, तो कंडीशन नंबर 2 पूरी मानी जाती है। कंडीशन नंबर 3, लीज टर्म इज इक्वल टू और सब्सटेंशियली इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। कंडीशन नंबर 4, present value of lease payment must be equal to or substantially equal to fair value of asset. Or condition number 5, asset is of special nature which is specially designed for the lessee and no person other than lessee can use the asset without making major modifications. तो इन 5 में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि वो एग्रीमेंट किसका है, फाइनेंस लीज का है, और अकाउंटिंग जो की जाएगी वो फाइनेंस लीज के तहत की जाएगी। लेकिन अगर पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम ये मानेंगे कि अब वो किसका है, ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि सब्सटेंशियली इक्वल एक टर्म यूज किया है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब्सटेंशियली इक्वल की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट यूएस गैप में एक डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि सब्सटेंशियली इक्वल का मतलब होता है अप्रोक्स 90% को कवर कर लेना। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सब्सटेंशियली इक्वल को एस 19 ने डिफाइन नहीं किया है। यूएस गैप के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियली इक्वल होने का मतलब है अप्रोक्स 90% को कवर कर लेना। उसे हम क्या मानते हैं, सब्सटेंशियली इक्वल मानते हैं। तो बताइए, मेरा ये पॉइंट था कि व्हाट आर दी बेसिक कंडीशंस टू आइडेंटिफाई कि क्या ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट बनेगा या ये एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज का बनेगा। बताओ, क्लियर है? बिल्कुल। 5 में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट बनेगा, और अगर पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर वो आपका क्या बनेगा, ऑपरेटिंग लीज का एग्रीमेंट बनेगा। फिर अकाउंटिंग होगी, अगर फाइनेंस लीज का एग्रीमेंट बना तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग लीज का एग्रीमेंट बना तो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग। क्लियर है? बिल्कुल।